हेलो व्यूअर्स, मैं दीपा श्रीवास्तव अपने चैनल इतिहास की बातें पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे और परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और किसी ऐसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इतिहास और मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान पूछा जाता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये आपकी तैयारी में बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि मेरा कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। अगर आपका कोई फ्रेंड, रिलेटिव, कलीग ऐसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें हिस्ट्री और एमपीजी के पूछा जाता हो तो उनको मेरा चैनल शेयर करें। चलिए बिना समय व्यर्थ किए आज के क्वेश्चन आंसर सेशन की शुरुआत करते हैं। आज हम मौर्यकालीन प्रशासन से संबंधित प्रश्नोत्तर देखने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 1, अर्थशास्त्र में कुल कितने तीर्थों की चर्चा मिलती है जिनके लिए अधिकतर महामात्य शब्द मिलता है? ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 26, ऑप्शन डी 22। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 18। इसके अलावा जो 26 होते थे वो अध्यक्ष होते थे, और जो महामात्य होते थे 18 तीर्थ जिनको कहा जाता था वो क्लास 1 ऑफिसर होते थे, और जो अध्यक्ष होते थे वो क्लास 2 ऑफिसर होते थे जिनकी संख्या 26 थी। अगला प्रश्न क्रमांक 2, राजकीय आज्ञाओं को लिखने वाला प्रमुख अधिकारी क्या कहलाता था? ऑप्शन ए प्रदेष्टा, ऑप्शन बी कर्मांतिक, ऑप्शन सी प्रशास्ता, ऑप्शन डी सन्निधाता। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी प्रशास्ता। मौर्यकाल में प्रशास्ता राजकीय आज्ञाओं को लिखने वाला प्रमुख अधिकारी होता था। प्रदेष्टा उस समय फौजदारी न्यायालय के न्यायाधीश को कहा जाता था। कर्मांतिक उद्योग और कारखाने विभाग के प्रमुख को कहा जाता था, और सन्निधाता कोषाध्यक्ष को कहा जाता था। अगला प्रश्न क्रमांक 3, मौर्य प्रशासन में मुद्राध्यक्ष किस विभाग से संबंधित था? ऑप्शन ए टकसाल, ऑप्शन बी मापतौल, ऑप्शन सी चुंगी एवं शुल्क, ऑप्शन डी पासपोर्ट। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी पासपोर्ट। टकसाल का जो प्रमुख होता था वो लक्षणाध्यक्ष कहलाता था। मापतौल का जो प्रमुख होता था वो पौतवाध्यक्ष कहलाता था, और चुंगी और शुल्क का प्रमुख होता था वो शुल्काध्यक्ष कहलाता था। अगला प्रश्न क्रमांक 4, मौर्यकालीन संस्थाध्यक्ष किस विभाग का प्रमुख था? ऑप्शन ए धार्मिक संस्थान, ऑप्शन बी खान विभाग, ऑप्शन सी व्यापारिक मार्ग, ऑप्शन डी बूचड़खाना। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी व्यापारिक मार्ग। इसके अलावा जो धार्मिक संस्थान का प्रमुख होता था उसे देवताध्यक्ष कहा जाता था, खान विभाग का प्रमुख अकराध्यक्ष कहा जाता था, और बूचड़खाने का प्रमुख सूनाध्यक्ष कहा जाता था। अगला प्रश्न क्रमांक 5, मौर्य काल में जनपद का प्रमुख कौन होता था? ऑप्शन ए रज्जुक, ऑप्शन बी युक्त, ऑप्शन सी प्रतिवेदक, ऑप्शन डी ब्रजभूमिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए रज्जुक। ये जो राज्याभिषेक के 26वें वर्ष में अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 26वें वर्ष में रज्जुक को न्याय संबंधी अधिकार भी प्रदान कर दिए थे। वैसे वो एक राजस्व अधिकारी होता था। इसके अलावा जो युक्त होता था वो रज्जुक के अधीन होता था, और प्रतिवेदक राजा तक सूचना पहुंचाने वाला, लोगों को राजा से मिलवाने वाला जो मध्यस्थ होता था वो प्रतिवेदक होता था, और ब्रजभूमिक होता था वह पशुओं की देखभाल करता था। इसका ब्रजभूमिक का उल्लेख 12वें शिलालेख में मिलता है। इसके अलावा जो प्रतिवेदक का उल्लेख है वो अशोक के 6वें शिलालेख में मिलता है। अगला प्रश्न क्रमांक 6, मौर्य काल में सीमा पार करने के लिए जाने वाले कर को क्या कहते थे? ऑप्शन ए तरदेय, ऑप्शन बी गुल्मदेय, ऑप्शन सी सेना भक्त, ऑप्शन डी वर्तनी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी वर्तनी। जो तरदेय होता था वो पुल पार करने के लिए लगने वाला शुल्क होता था। जो गुल्मदेय होता था वो सैनिकों की फीस होती थी, और सेना भक्त वो कर होता था जो युद्ध के दौरान जिस मार्ग से सेना गुजरती थी तो वहाँ के निवासियों को रसद के रूप में देना पड़ता था। अगला है प्रश्न क्रमांक 7, मौर्य काल में प्रांतों को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए भुक्ति, ऑप्शन बी मंडल, ऑप्शन सी चक्र, ऑप्शन डी विषय। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी चक्र। मौर्य काल में प्रांतों को चक्र कहा जाता था। भुक्ति जो है वो गुप्त काल में कहा जाता था प्रांतों को, और मंडल कमिश्नरी क्षेत्र होते थे, विषय जिला होता था। अगला प्रश्न क्रमांक 8, मौर्य काल में संग्रहण कितने ग्रामों का समूह था? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 100, ऑप्शन सी 200, ऑप्शन डी 400। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 10। 10 ग्रामों के समूह को संग्रहण कहा जाता था, और 200 ग्रामों के समूह को खारवटिक कहा जाता था, 400 ग्रामों के समूह को द्रोणमुख कहा जाता था। अगला है प्रश्न क्रमांक 9, मौर्य काल में इतिज्ञाख्या नामक अधिकारी का क्या कार्य था? ऑप्शन ए सीमावर्ती प्रदेशों में असभ्य जातियों के बीच धर्म
प्रचार करना, ऑप्शन बी स्त्रियों की देखरेख करना, ऑप्शन सी वन संपदा की देखरेख करना, ऑप्शन डी कताई बुनाई विभाग था। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी स्त्रियों की देखरेख करना। सीमावर्ती प्रदेशों में असभ्य जातियों के भी धर्म प्रचार करने वाले अधिकारी को अतमहामात्य कहा जाता था। वन संपदा की देखरेख करने वाले को कुप्याध्यक्ष और कताई बुनाई विभाग के प्रमुख को सूत्राध्यक्ष कहा जाता था। अगला है प्रश्न क्रमांक 10। मौर्य काल में व्यापारी के वेश में रहने वाले गुप्तचर को क्या कहते थे? ऑप्शन ए कापटिक, ऑप्शन बी उदास्थित, ऑप्शन सी गृहपथिक, ऑप्शन डी वैदेहक। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी वैदेहक। जो कापटिक होता था वो विद्यार्थी के रूप में रहते थे वो गुप्तचर, और उदास्थिक के रूप में सन्यासी के वेश में रहते थे उनको उदास्थित कहा जाता था, और जो किसान के वेश में रहते थे गुप्तचर उन्हें गृहपथिक कहा जाता था। अगला प्रश्न क्रमांक 11। निम्न में से कौन सा विभाग अवध्य पशुओं एवं पक्षियों के संरक्षण का भी कार्य करता था? ऑप्शन ए विविताध्यक्ष, ऑप्शन बी सूनाध्यक्ष, ऑप्शन सी सीताध्यक्ष, ऑप्शन डी मानाध्यक्ष। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सूनाध्यक्ष। जो बूचड़खाना था वो ही अवध्य पशुओं और पक्षियों के संरक्षण का कार्य भी करता था। इसके अलावा जो विविताध्यक्ष होता है वो चरागाह का से संबंधित है, सीताध्यक्ष कृषि से संबंधित होता था, और मानाध्यक्ष जो होता था वो दूरी और समय मान के लिए होता था। अगला प्रश्न क्रमांक 12। सड़क एवं भवन निर्माण का कार्य मौर्य काल में कौन देखता था? ऑप्शन ए एस्ट्रोनोमाई, ऑप्शन बी एग्रोनोमाई, ऑप्शन सी एरोनोमाई, ऑप्शन डी एनोनोमाई। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी एग्रोनोमाई। मेगास्थनीज ने इस अधिकारी का उल्लेख किया है। ये आज के PWD विभाग के प्रमुख की तरह होता था। इसमें सड़क और भवन निर्माण का कार्य किया जाता था। अगला है प्रश्न क्रमांक 13। मौर्य काल में विदेशों में नियुक्त होने वाले गुप्तचर को क्या कहते थे? ऑप्शन ए सत्री, ऑप्शन बी तीक्ष्ण, ऑप्शन सी सरद, ऑप्शन डी उभय वेतन। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उभय वेतन। सत्री जो होता था वो उस प्रकार का गुप्तचर होता था। एक तो दो प्रकार के गुप्तचर होते थे, एक संस्था जो एक ही स्थान पर रह के कार्य करते थे, और एक संचारा जो घूम घूम के भ्रमणशील गुप्तचर होते थे। तो सत्री जो होता था भ्रमणशील गुप्तचर होता था, और ये जो जादू, वशीकरण, नाचने गाने आदि की कला में निपुण होता था। और जो तीक्ष्ण होता था गुप्तचर वो धन के लिए अपनी प्राणों की परवाह भी नहीं करता था, हर तरीके का खतरा मोल लेने के लिए तैयार रहता था। ऐसा गुप्तचर तीक्ष्ण कहलाता था। और सरद उस प्रकार के गुप्तचर को कहते थे जो अपने बंधुओं से भी स्नेह नहीं रखता था, अपने करीबियों से क्रूर प्रकृति का होता था और थोड़ा आलसी भी होता था। उस गुप्तचर को सरद गुप्तचर कहते थे। और विदेशों में जो नियुक्त होता था उसे उभय वेतन कहते थे। अगला है प्रश्न क्रमांक 14। मौर्य काल में कौन सा अधिकारी केंद्र एवं स्थानीय शासन के बीच संपर्क का कार्य करता था? ऑप्शन ए प्रादेशिक, ऑप्शन बी युक्त, ऑप्शन सी रज्जुक, ऑप्शन डी महामात्य सर्व। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी युक्त। ये जो अधिकारी होता था वो केंद्र और स्थानीय शासन के बीच संपर्क सूत्र का कार्य करता था। अगला है प्रश्न क्रमांक 15। मौर्य काल में प्रशासनिक अधिकारियों का बढ़ता हुआ क्रम क्या था? ऑप्शन ए गोप, स्थानिक, युक्त, राजुक, ऑप्शन बी राजुक, युक्त, स्थानिक, गोप, ऑप्शन सी स्थानिक, युक्त, राजुक, गोप, ऑप्शन डी युक्त, राजुक, गोप, स्थानिक। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए गोप। जो होता था वो 10 ग्रामों का जो समूह होता था संग्रहण, उसका प्रमुख होता था गोप। इसके अलावा जो स्थानिक होता था वो जिले का प्रमुख होता था। युक्त जिला और राज्य के मध्य की इकाई होता था, और राजुक होता था जनपद का प्रमुख। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। इस सीरीज़ की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप और भी वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आई बटन और एंड स्क्रीन पर भी वीडियोस लगा दूंगी। व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, तैयारी में लगे रहिए और मेरे चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपनी सेहत का ध्यान रखिए।